हेलो बच्चों, हाउ आर यू। केमिस्ट्री इन मिनट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट एक बहुत बर्निंग टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि मैटर की कितनी स्टेट होती? 5 होती हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन। 5। बट जो विजिबल हैं, जो हमारे सराउंडिंग में है, केवल 3। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं, लिक्विड्स के बारे में बात करते हैं, गैस के बारे में बात करते हैं। इन तीनों स्टेट्स को डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स क्या हैं? 2 अपोजिंग फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, राइट। ये क्या करता है? इट कीप्स द मॉलिक्यूल्स, एटम और पार्टिकल्स अवे फ्रॉम ईच अदर। और दूसरा फैक्टर है, सेकेंड फैक्टर, IMAF। IMAF स्टैंड फॉर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। किस लिए? इसका पूरा नाम क्या होता है? इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। अब ये देखिए, ये क्या करता है? दिस कीप द मॉलिक्यूल्स अवे, बट IMAF कीप द मॉलिक्यूल क्लोज। अच्छा, सॉलिड अगर मुझे बनाना है बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा? थर्मल एनर्जी को लो करना पड़ेगा, नहीं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के, पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएंगे, एटम से एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो अगर थर्मल एनर्जी लो है तो IMAF डोमिनेट करेंगे, पार्टिकल से एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। द स्टेट इज सॉलिड स्टेट। द स्टेट इज सॉलिड स्टेट। अच्छा बच्चों, सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है? डेफिनिट मास, डेफिनिट शेप, डेफिनिट वॉल्यूम। पहली चीज, पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर। थर्ड, particles do not randomize, do not move, no diffusibility, only vibration from its central position। अपनी पोजीशन के दाएं बाएं घूमते हैं पार्टिकल, वाइब्रेट करते हैं, घूमते नहीं, वाइब्रेट करते हैं। चौथी चीज, फोर्थ, नो कंप्रेसिबिलिटी, ना के बराबर होती। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड्स में होती नहीं। इसके कंट्री ये सब प्रॉपर्टीज लिक्विड और गैस में अलग होती, लेकिन लिक्विड गैस की बात नहीं करेंगे। आवर टॉपिक इज हेयर सॉलिड, तो हमें सॉलिड को ही सोचना है। सॉलिड्स को 2 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से 2 पार्ट्स? क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। और सॉलिड्स को हम 4 कैटेगरीज में और डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स। और बॉन्डिंग के बेसिस पे 4 कैटेगरीज। पहला कौन सा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकेंड इज आयनिक सॉलिड। थर्ड इज कोवेलेंट सॉलिड। फोर्थ इज मेटेलिक सॉलिड। ये चारों चीजें हम अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। दोनों कैटेगरीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, और लेक्चर आपको टिप्स पे होना चाहिए। इतना अच्छा आपको सुनना है और मुझे आपको सिखाना है। देखिए, सॉलिड्स को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। और ये बच्चों को कितने 2 पार्ट्स में फर्दर मैंने डिवाइड किया। वन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अनदर इज एमॉर्फस सॉलिड। बेटा क्या क्या हुआ? क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। ये किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, राइट। ऑन द बेसिस बॉन्ड कौन सा है? उस बेसिस पे हमने इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। और चारों जो होंगे, पहला कहलाएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड, अनदर इज आयोनिक सॉलिड, एंड नेक्स्ट इज कोवेलेंट सॉलिड। मेरे साथ बोलिए, कोवेलेंट सॉलिड। एंड लास्ट वन इज मेटेलिक सॉलिड। बच्चों, मैं आपको इनके फीचर्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता हूं, ध्यान सुनिएगा। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसमें रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट होता है और अप टू द लॉन्ग रेंज, मतलब जो आपको रिपीटिंग यूनिट है काफी दूर तक मिलेगी, लॉन्ग रेंज। जबकि एमॉर्फस में उसका उल्टा होता है, रिपीटिंग अरेंजमेंट इर्रेगुलर, कुछ दूरी पे मिलेगी फिर चेंज हो जाएगी, फिर वो चेंज वाला कुछ दूरी पे जाएगा फिर चेंज होगा।
तो देयर इज इरेगुलर पैटर्न. इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन देयर इज अ रेगुलर पैटर्न. अच्छा, मैं एग्जांपल दे देता हूं तो आपको क्लियर होगा. जैसे अगर SiO2 की बात करते हैं, सिलिका की बात करते हैं, क्रिस्टलाइन, क्वार्ट्ज. बट अगर ग्लास सिलिका की बात करते हैं, एमॉर्फस. तो एमॉर्फस की पहली कैरेक्टरिस्टिक और क्रिस्टलाइन की क्या है? क्रिस्टलाइन के केस में जो रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट है अप टू अ लॉन्ग रेंज, इसका ऑर्डर लॉन्ग होता है. बट क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है? इसका ऑर्डर शॉर्ट होता है. कुछ दूरी तक सेम पैटर्न मिलेगा, फिर पैटर्न चेंज होगा, फिर कुछ दूरी तक सेम पैटर्न मिलेगा, पैटर्न चेंज होगा. दूसरा, इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन देयर मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प. अब क्या होगा? जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होना सॉलिड रहेगा और सडनली एब्रप्टली क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा. बट इन केस ऑफ एमॉर्फस अ वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट वाइड रेंज है. एक आप जैसे जैसे हीट करोगे सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा. क्या होना शुरू होगा? सॉफ्ट होना शुरू होगा. मैं आपको एक बहुत अपने बचपन की कहानी सुनाता हूं. बचपन में मेरी मदर और मेरी ग्रैंड मॉम के बैंगल्स जो होती, चूड़ियां कांच की, वो टूट जाती थी. हम लोग क्या करते थे ब्रदर सिस्टर? रात को कैंडल के ऊपर उन टूटी हुई चूड़ियों को मेल्ट करते, तो धीरे धीरे जो था अब वो ऐसे कर्व आर्क का शेप ले लेते थे. आर्क गोल था, आर्क को धीरे धीरे मेल्ट करते तो वो जो आर्क ऐसे होता था वो इस तरीके से ये बन जाता था, इस तरीके से, और उसके बाद दूसरे तरीके से एक डिजाइन बनाते. जब मैं बड़ा हुआ, जब मैंने पढ़ा एमॉर्फस के बारे में, तब मुझे समझ में आया, जब मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पता चला कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वाइड रेंज होता है, स्लोली क्या होता है, सॉफ्ट होती है, फिर मेल्ट होने लगता है. देन आई रियलाइज कि जो हम बचपन में किया करते थे वो क्या था? एमॉर्फस सॉलिड को हीट करते थे. इवन आज आप करके देखना, कहीं से बैंगल मिले और उसको कैंडल पे हीट करना, वैसे तो वो क्या है? ग्लास है. क्या है? ग्लास. और जैसे कैंडल हीट करोगे विद इन अ 5 मिनट बेंड होना शुरू कर जाएगी. जो ग्लास है वो मेल्ट होना शुरू करेगा बाय ए लो टेम्परेचर. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक. इसको क्या बोलेंगे बच्चों? एमॉर्फस सॉलिड. तीसरी, अगर हम नाइफ से कट करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को, अगर कट करेंगे तो इट विल कट थ्रू अ स्ट्रेट प्लेन, ब्लंट एज मिलेगी. अगर एमॉर्फस सॉलिड है तो शार्प एज मिलेगी. आप शीशा टूटता है आपको, और शीशे की जहां से टूटता है उस एज पे हाथ डालोगे, आपका हाथ कट जाएगा, ब्लड आ जाएगा. बट NaCl के सॉलिड को अगर आप क्रिस्टल को लेते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो NaCl की एजेस शार्प नहीं होती हैं, दे आर ब्लंट होती है, उससे हाथ नहीं कटेगा. एक एग्जांपल लेता हूं. NaCl को पाउडर लो, ऐसे करो, कुछ नहीं होगा. बट शीशा लो, कोई भी ग्लास, उसका पाउडर बनाओ, ऐसे करो, मेहंदी लग जाएगी, सारा रेड ब्लड हो जाएगा हाथ में. इज दैट राइट और रॉन्ग? तो बच्चों, पहली कैरेक्टरिस्टिक लॉन्ग रेंज ऑफ रिपीटिंग यूनिट. एक जो रिपीटिंग रेगुलर यूनिट है वो लॉन्ग रेंज तक होती है, लॉन्ग ऑर्डर होता है. क्रिस्टलाइन के केस, एमॉर्फस में शॉर्ट रेंज होती है. दूसरा, इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन शार्प मेल्टिंग पॉइंट. इन केस ऑफ एमॉर्फस वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, सॉफ्ट होना शुरू हो जाते जैसे आप हिट करो. तीसरा, दे आर क्लिप्ड बाय अ नाइफ थ्रू अ स्ट्रेट प्लेन, ब्लंट एज. इन केस ऑफ एमॉर्फस शार्प एज. फोर्थ, क्रिस्टलाइंस आर एनिसोट्रॉपिक. कुछ प्रॉपर्टीज जैसे थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इनकी वैल्यूज अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती हैं इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन, क्योंकि जैसे डायरेक्शन चेंज होगा अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स चेंज हो जाता है. आप बुक में देखिएगा, वहां पे एक दे रखा, बट मैं भी अभी बना के दिखाऊंगा. बट इन केस ऑफ एमॉर्फस, they are isotropic. All these properties remain same in all direction because of irregular arrangement. इसमें पैटर्न चेंज होता है, तो ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, कंडक्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टेंस, ये प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है विद द चेंज इन डायरेक्शन इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. बट इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड they remain same. Therefore they are isotropic. Amorphous solids are isotropic, but crystalline solids are anisotropic. लास्ट, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंशिएशन है, बट एक लास्ट, इनकी हीट ऑफ फ्यूजन क्रिस्टलाइन के डेफिनिट होते हैं, बट एमॉर्फस के केस में हीट ऑफ फ्यूजन इज नॉट डेफिनिट. बच्चों क्लियर? नो, देयर इज नो स्ट्रेट लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड. कुछ एमॉर्फस सॉलिड्स हैं जिनको लॉन्ग रेंज ऑफ हीट टेम्परेचर हम हीट करते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू द क्रिस्टलाइन सॉलिड. ओके बच्चों, आई एम जस्ट राइटिंग देयर डिफरेंशिएशन. एक लाइन खींच देते हैं
एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन का यू कैन अंडरस्टैंड वेल, और उसको याद भी करने में भी आपको आराम रहेगी। बच्चों देखिए, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और बच्चों यहां पे मैंने लिखा एमॉर्फस। पहला लॉन्ग रेंज ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, ये इसका क्या है, शॉर्ट रेंज। क्या लिखेंगे, शॉर्ट रेंज ऑफ रिपीटिंग यूनिट। जो रिपीटिंग यूनिट है इसमें लॉन्ग रेंज होगी, इसमें शॉर्ट रेंज। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, क्लीव बाय ब्लंट एज। ये क्या होता है, क्लीव्ड बाय अ शार्प एज। बच्चों 1 2 3 4th, they are anisotropic and they are isotropic, and definite heat of fusion, no, not definite heat of fusion, मतलब हीट ऑफ फ्यूजन इज नॉट डेफिनेट। क्लियर, एनी डाउट बच्चों? अब मैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्ड किस तरीके का है, सॉलिड्स को डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा बच्चों। लेट मी क्लियर द बोर्ड सो दैट आई कैन डिस्कस सम अदर लेवल ऑफ सॉलिड्स। और अभी उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर पूरा चैप्टर है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम आपको डिटेल में बताएंगे इन दिस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो। बच्चों ध्यान देना, अब हम लोग चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड। क्या बोला, कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड। अच्छे से लिख देते हैं, बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड। किस तरीके के बॉन्ड? अब देखिए इसमें 4 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया। मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, एंड मेटेलिक सॉलिड। अच्छा देखिए, सबसे पहले पार्टिकल्स की बात करेंगे, चारों के पार्टिकल्स की बात करते हैं। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। इसके केस में पार्टिकल्स आर आयंस, कोवेलेंट के केस में पार्टिकल्स आर एटम्स, और इसके केस में मेटेलिक, मेटल्स। अच्छा बच्चों, पार्टिकल्स के बाद नेचर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड कैसा होता है? इसमें वैंडरवाल फोर्सेस होते हैं, वैंडरवाल फोर्सेस। और वैंडरवाल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? डिस्पर्शन और लैंडन फोर्सेस, डाइपोल इंटरेक्शन। डिस्पर्शन एंड लैंडन फोर्सेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड लिया, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड लिया, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के बीच कौन से फोर्सेस होंगे? दे आर वैन डर वाल्स फोर्सेस, इनको डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। लेकिन अगर मैंने HCl ले लिया या SO2 ले लिया, इसमें डाइपोल इंटरेक्शन होगा, H प्लस Cl माइनस। फॉर एन एग्जाम्पल, HCl डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, HCl डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। अब देखो बेटा, इन दोनों के बीच डाइपोल इंटरेक्शन क्या है? डाइपोल इंटरेक्शन।
तो यहां पे बॉन्डिंग कौन सी, वैंडरवाल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, डिस्पर्शन फोर्सेस और लैंडन फोर्सेस। दूसरी कैटेगरी कौन सा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन अगर हम वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं और उसका सॉलिड बनाते हैं तो आइस बनता, आइस में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कौन कौन से बॉन्ड हो गए, डिस्पर्शन और लैंडन फोर्सेस। सेकेंड में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इन केस ऑफ वाटर, सॉलिड वाटर, आइस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान रखना। अच्छा देखो बच्चों, यहां पे बॉन्ड क्या हो गया, वैंडरवाल। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगे, जिसको कोलम्बिक कहते हैं, कोलम्बिक, राइट, फोर्स। इसमें कोवेलेंट फोर्स होते हैं, कोवेलेंट फोर्स। इसमें मेटेलिक बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड, राइट। मेटेलिक बॉन्ड में क्या होता है, पॉजिटिव कोर होती, सराउंडेड बाय फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन। इसको इलेक्ट्रॉन पूल मॉडल कहते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पूल मॉडल। अच्छा देखो, मेल्टिंग पॉइंट सॉफ्ट लो होता है, ये सॉफ्ट होते हैं, लो होता है, ये हार्ड होते हैं, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट इज हाई बिकॉज दे आर हार्ड इन नेचर। कोवेलेंट इज वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। नेटवर्क सॉलिड कहते हैं इनको, क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड, वेरी हार्ड, वेरी वेरी हाई, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। एंड ये सॉफ्ट टू हाई होता है, सॉफ्ट टू हाई। सॉफ्ट टू हाई मैंने क्यों बोला, बिकॉज वी हैव अ मेटल लाइक जिंक, वी हैव अ मेटल लाइक सोडियम, वी हैव मेटल लाइक calcium, we have a metal like magnesium, they are soft metal. We have a metal like platinum, we have a metal like iron. ये हार्ड मेटल्स हैं, तो सॉफ्ट टू हार्ड। अच्छा बच्चों देखिए, अगर मेल्टिंग पॉइंट के बाद एग्जांपल्स की बात करते हैं, एग्जांपल इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, आइस, इसमें डायमंड, कार्बोरेंडम, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, कार्बोरेंडम। अच्छा सॉरी गलत लिख गया हूं, यहां पे NaCl करते हैं, यहां पे NaCl, ZnS, यहां पे आएगा डायमंड, कार्बोरेंडम, SiC। डायमंड आपको पता है कार्बन का नेटवर्क होता है, एंड सो मेनी। यहां पे आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ऑल दीज मेटल्स। तो बच्चों ये तो क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा लेटिस स्पेस। लेटिस स्पेस क्या होता है, लेटिस स्पेस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। स्पेस लेटिस, स्पेस लेटिस। जब भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे तो देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड को स्फेयर्स की फॉर्म में, जो उनके एटम्स हैं, हमने उसको स्फेयर की फॉर्म में सपोज किया और उनको 3 डायमेंशनली अरेंज कर लिया, राइट बेटा। 3 डायमेंशनली जब हमने अरेंज किया तो इस तरीके से स्फेयर्स का अरेंजमेंट आया, लुक एट बोर्ड, और ये स्फेयर आ गया ये इस तरीके से। अब जब इनके सेंटर्स को मैंने ज्वाइन किया, इनके सेंटर्स को ज्वाइन किया, तो सेंटर्स को ज्वाइन करने के बाद एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो आया उसको हम लोग बोलेंगे स्पेस लेटिस। ये सेंटर्स को ज्वाइन किया मैंने इनके, राइट। जब ये सेंटर्स को ज्वाइन किया और इनको 3 डायमेंशनली अरेंज किया, अब ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, इस तरीके से ये जो स्पेस आई, दिस इज कॉल्ड स्पेस लेटिस, दिस इज कॉल्ड स्पेस लेटिस। अब देखिए बच्चों, स्पेस लेटिस जो बना, मैंने यहां से क्लीन किया, यहां से क्लीन किया, ये दीजिए, ये नथिंग आई डिड, ये जो आया, दिस इज बेसिकली कॉल्ड स्पेस लेटिस। तो लेटिस स्पेस की बात करते हैं या स्पेस लेटिस की बात करते हैं, ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है या 3 डायमेंशनल अरे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशनल अरे। और ये 3 डायमेंशनल अरे आया, और ये इसमें इफ यू लुक, मैंने क्या बोला था
लॉन्ग रेंज ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स इन केस ऑफ क्रिस्टल्स। अब देखो ये रिपीटिंग यूनिट हो गई, ये रिपीटिंग यूनिट कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रही। क्या बोला था मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड में कि लॉन्ग रेंज ऑफ रिपीटिंग यूनिट, और ये यूनिट्स जो रिपीटिंग है ये आइडेंटिकल यूनिट्स हैं, और ये लॉन्ग रेंज दूर तक इनको आपको अरेंजमेंट मिलेगा। और अगर मैं इसमें से एक यूनिट को बाहर पुल करता हूं, द यूनिट इज लाइक दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। इसे क्या बोलेंगे बेटा? यूनिट सेल। क्या बोलेंगे? जो रिपीटिंग यूनिट है दिस इज कॉल्ड टू बी यूनिट सेल। और यूनिट सेल को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी दो कैटेगरीज? ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट 5 कैटेगरीज में, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, ब्रेथ, साइड एंड इंटरफेशियल एंगल्स, जो 7 हो गई। 7 + 5 कितना होता है? आप कहोगे 12, बट ये केमिस्ट्री है, मैथ्स नहीं। 7 + 5 = 14, ये कहती है केमिस्ट्री, बट मैथ्स क्या कहती है? 7 + 5 = 12। 7 + 5 14 कैसे होते हैं? नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ब्रेविस लेटिस बोलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर और आपके दोस्त का एक लाइक इस चैनल को काफी आगे बढ़ा सकता है। और यह चैनल बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।